संजना के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो बाकी लोगों के साथ सिक्योरिटी पेरीमीटर के पास खड़ी होकर करण का फोन ट्राई करती रही, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद फोन नहीं लग रहा था। दोपहर के 1 बजने वाले थे और बारिश पहले से भी ज्यादा मूसलाधार हो रही थी। सर्च टीम बहुत से घायल लोगों को अंदर से बाहर ला रही थी, लेकिन करण का अभी तक कोई पता नहीं था। आखिर तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो करण? संजना बहुत घबराई हुई थी। उसके पास एक आदमी खड़ा होकर चिल्ला रहा था, आप लोग जल्दी करो, अगर आप लोगों ने जल्दी नहीं की तो जो भी लोग अंदर फंसे हैं वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। उस आदमी की बीवी मुंबई के लिए निकली थी और उसने भी ये रोड क्रॉस की होगी। प्लीज पेरीमीटर के अंदर खड़े रहिए, एक रेनकोट वाले सोल्जर ने उसे कड़क आवाज में कहा। हम लोग सबको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, प्लीज थोड़ा शांत रहिए। मैं शांत कैसे रहूं? आप लोग इसीलिए ये सब कह रहे हैं क्योंकि अंदर आपके परिवार का कोई नहीं फंसा हुआ है, वो आदमी चिल्लाया। हाँ, मैं जानता हूँ आपको अपने परिवार की चिंता है, लेकिन आपके अलावा यहाँ और भी लोग हैं जो अपने परिवारजनों के लिए परेशान हैं और हमें यहाँ सबकी जान बचानी है। हम क्या करें? हम सिर्फ एक एक करके ही सबको बाहर निकाल सकते हैं। अगर मेरा कोई परिवार वाला अंदर फंसा होता तो मैं भी पहले दूसरों की जान बचाता, उस सोल्जर ने उसे समझाते हुए कहा। ये सब सुनने के बाद उस आदमी ने आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। एक और लड़की दौड़ती हुई आई। भैया, मेरे पेरेंट्स अंदर फंसे हुए हैं, प्लीज मुझे अंदर जाकर उन्हें बचाने दो। सोल्जर भी उसकी भावनाएं अच्छे से समझता था, लेकिन वो ऐसे किसी को जान के खतरे में नहीं डाल सकता था। अंदर जाना बहुत खतरनाक था। तभी जोर से बिजली कड़कने की आवाज आई। उसके साथ ही एक और लैंडस्लाइड हुई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा पहाड़ ही टूटकर गिरने वाला था। वे लोग काफी दूर खड़े थे और उनके पास एक घुमावदार मोड़ था, इसीलिए संजना कुछ भी नहीं कर पा रही थी, कुछ देख भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसे पत्थरों के टूट के गिरने की आवाजें अच्छे से सुनाई दे रही थी। एक के बाद एक बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती जा रही थी। ये सब इतना जल्दी हो रहा था कि किसी के पास रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं था। संजना का दिल बैठा जा रहा था। उसने ऐसे हालात सिर्फ फिल्मों में देखे थे। वो कल्पना कर सकती थी कि कितनी तेजी से सारे पत्थर और चट्टानें टूट कर गिर रही होंगी। ऐसी स्थिति में वो किसी का बच पाना बहुत मुश्किल था। वो समझ सकती थी इस बात को। तेज बारिश और लैंडस्लाइड की आवाज सुनकर वहां जैसे सन्नाटा छा गया था। अब कोई भी अंदर जाने की जिद नहीं कर रहा था। संजना का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था और उसका दिल बहुत घबरा रहा था। कहीं करण? नहीं, संजना ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि करण को कुछ हो सकता है। वो जब आर्मी में था तो कई खतरनाक मिशन से बच कर आया है। वो इस बार भी खुद को बचा लेगा। हाँ, जरूर बचा लेगा। लेकिन खुद को इतनी तसल्ली देने के बावजूद उसका डर अभी भी कम नहीं हुआ था। वो अपने दिल को कैसे समझाए? वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। बस वो जल्दी से जल्दी करण को ढूंढना चाहती थी, लेकिन 4 किलोमीटर की एरिया में वो करण को कैसे और कहां ढूंढेगी? जब वो ये सोच रही थी तो अंदर से सर्च टीम का एक और बैच आया। इस बार वो टूरिस्ट और लोकल लोगों को बाहर लेकर आया। सभी लोग बुरी तरह से घायल थे। एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ भी वहां मौजूद था और उनको फर्स्ट एड दे रहा था। संजना ने नजर घुमाकर सबकी तरफ देखा। इनमें भी करण नहीं था। अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जिसने एक कोट पहन रखा था। ये तो वही कोट था जो करण ने कल पहना हुआ था। संजना फौरन उसके पास दौड़ कर गई और पूछने लगी, ये कोट जिसका है वो कहाँ है? ये आपको किसने दिया? वो औरत भी शॉक में थी। संजना के इतने सारे सवाल सुनकर वो रोने लगी। एक बचाव कर्मी जो कि उस औरत के पास खड़ा था, उसने संजना को बताया, ये कोट हमें जमीन पर पड़ा मिला था, इसीलिए हमने उठाकर इस औरत को उड़ा दिया। संजना ने गहरी सांस भरकर कहा, ये मेरे पति का कोट है। उसने बचाव कर्मी का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे विनती की, प्लीज मुझे बताओ, आपको ये कोट कहाँ से मिला? वो आदमी कहाँ है? कहाँ है वो? उस बचाव कर्मी ने संजना को बताया कि नदी के पास एक कार खड़ी हुई थी, उसका दरवाजा खुला हुआ था, उसी में ये कोट था। शायद उस कार का मालिक नदी में कूदने से पहले ये कोट वहीं छोड़ गया था। संजना का सर चकरा गया। वैसे तो करण ने स्विमिंग सीख ली थी, लेकिन उसे जान बचाने के लिए पानी में नहीं कूदना चाहिए था। नहीं, वो उसकी तैरने की क्षमता अच्छे से जानती थी। वो ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर तक तैर सकता था, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये नदी बहुत बड़ी थी, वो ऐसे कैसे नदी में कूद सकता है? ये नहीं हो सकता। नहीं, वो नदी में कूद के जान बचाने का नहीं सोचेगा। और वैसे भी जब लैंडस्लाइड नीचे की तरफ गिरती है तो जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि नीचे की तरफ ना जाकर ऊपर की तरफ जाया जाए। आर्मी में 2 साल रहने के बाद
वो भी स्पेशल फोर्स में था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि करण को ये बात पता ना हो। संजना ने उस बचाव कर्मी से पूछा, क्या आप लोगों ने पहाड़ के ऊपर ढूंढा? क्या आप लोग ऊपर गए? मेरा पति जरूर वहां होगा। क्या आप लोग वहां जाकर उसे ढूंढ सकते हैं? बचाव कर्मी ने अपना हाथ संजना की पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, इस स्थिति में पहाड़ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। पहाड़ पर ऊपर हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी और लैंडस्लाइड गिरने वाली है। संजना चिल्लाई, लेकिन आप लोग ऊपर पहाड़ पर फंसे लोगों को बचाने के लिए कुछ तो करेंगे ना? वो बचाव कर्मी बोला, बिल्कुल करेंगे। हम लोगों ने ऐसे नहीं छोड़ सकते। वहाँ पहाड़ पर भी सर्च टीम गई हुई है, लेकिन वहाँ ज्यादा लोग नहीं हो सकते। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स भी नदी के आसपास ढूंढ रहे हैं। बस थोड़ा धीरज से काम लो। ये कहकर वो वहां से चला गया। हर सर्च पार्टी में 5 लोग थे। काले बादलों की वजह से अंधेरा छाया हुआ था और कम लोगों के पहाड़ पर जाने का अनुमान था। पता नहीं उन्हें सब लोगों को नीचे लाने में कितना वक्त लगेगा। संजना सड़क के किनारे निराश होकर खड़ी थी। उसके अंदर डर, मायूसी, तनाव और मजबूरी जैसी भावनाएं उमड़ रही थी, लेकिन वो रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि करण जहां पर भी है बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो उसे कैसे ढूंढने जाए? रुको, वो उसकी पहचान कैसे भूल गई? जनरल ग्रोवर? हाँ, जनरल ग्रोवर। संजना ने फौरन अपना फोन निकालकर जनरल ग्रोवर का नंबर ढूंढा। वो करण के परिवार को भी बताना भूल गई थी कि वो ऐसी मुश्किल में फंसा हुआ है। वो इस बारे में करण की माँ को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। वो भूल गई थी कि जनरल ग्रोवर की पोजीशन क्या है। वो जरूर किसी को पहाड़ के ऊपर करण को ढूंढने भेज सकते हैं। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, दूसरी तरफ से जनरल ग्रोवर की रौबदार आवाज सुनाई दी। संजना रोते हुए धीरे से बोली, डैडी? जनरल ग्रोवर ने पूछा, क्या हुआ? मुझे आराम से बताओ क्या हुआ। जनरल ग्रोवर की आवाज बहुत नरम हो गई थी। इसके अलावा उसकी आवाज में संजना के लिए प्यार भी था। उन्होंने पास्ट में गलत इंसान को करण की जान बचाने का क्रेडिट दे दिया था, जिसकी वजह से संजना के परिवार के साथ इतनी दुखद घटना हो गई थी। वो दिल ही दिल में इस बात के लिए बहुत गिल्टी महसूस कर रहे थे और उन सब से माफी भी मांगना चाहते थे। चाहे संजना ने करण की जान बचाई हो या नहीं, सच तो ये था कि वो अब करण की बीवी थी और उसको जो भी मदद चाहिए थी जनरल ग्रोवर उसे देने के लिए तैयार थे। संजना बोली, यहाँ खंडाला से मुंबई जाने के रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ है और करण उसमें फंस गया है। वो जरूर पहाड़ के ऊपर भागा होगा, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वो नदी में कूद गया होगा। वो नदी में कैसे कूद सकता है? करण कभी भी अपनी जान बचाने के लिए नदी में नहीं कूदेगा। डैडी, आपको तो पता है ना वो पानी से कितना डरता है। और फिर ये लोग उसे ढूंढने के लिए किसी को पहाड़ पर नहीं भेज रहे हैं। उनको लगता है कि वहाँ सर्च पार्टी को भेजना खतरनाक हो सकता है। लेकिन पूरा दिन हो चुका है, मैं सुबह से यहीं खड़ी हूँ और करण का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। डैडी प्लीज करण को बचा लो। जनरल की टेबल बहुत साफ थी और उस पर मिसाइलों के कुछ मॉडल्स रखे हुए थे। इस वक्त उन्होंने अपने हाथ टेबल पर रखे हुए थे, जो पूरी तरह से कांप रहे थे। उनके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट भी नजर आई। उनको भी खबर मिली थी कि कहीं लैंडस्लाइड हुई है, लेकिन क्या संजना और करण मुंबई में नहीं थे? करण उस जगह पे क्या कर रहा था? जनरल ग्रोवर के ऑर्डर मिलते ही छानबीन फौरन शुरू हो गई। उन्होंने संजना को हौसला भी दिया और उससे कहा कि वो चिंता ना करे। करण पहले भी स्पेशल फोर्स में था और वो कोई मामूली आदमी नहीं है। वो अच्छे से जानता है ऐसे खतरे के वक्त अपनी जान कैसे बचानी है, इसीलिए बिल्कुल ठीक होगा वो। लेकिन संजना के दिल का डर बढ़ता ही जा रहा था। वो चैन से नहीं बैठ सकती थी। वो भी उस वक्त जब वो उस जगह पर पहुंची जहां करण का कोट मिला था। उसने वहां खड़ी करण की कार देखी, जिसका पिछला हिस्सा बुरी तरह से पिचक गया था और उस पर लैंडस्लाइड भी गिरी हुई थी। ये देखकर जैसे संजना की जान ही निकल गई थी। उसने सर्च पार्टी के साथ पहाड़ पर जाने की विनती की, लेकिन उन्होंने उसे साथ लेके जाने से मना कर दिया। इसीलिए वो बस दिल थामकर उनको दूर से देखने लगी। वो लोग लाइफ डिटेक्टर की मदद से वहां दबे हुए लोगों को ढूंढ रहे थे। अचानक एक सोल्जर चिल्लाया, सब लोग यहाँ आओ, इसके नीचे कोई है। संजना भी उस तरफ भागी जहां वो लोग मिट्टी खोद रहे थे, उस आदमी को निकाल रहे थे। बदकिस्मती से वो आदमी भी करण नहीं था। वो आदमी घायल भी था और बेहोश भी, इसीलिए उसको फौरन हॉस्पिटल भेज दिया गया। सर्च टीम वापस उसी जगह पर और लोगों को ढूंढने में जुट गई। शाम के 6 बज चुके थे। लैंडस्लाइड शुरू हुए 12 घंटे बीत चुके थे। 12 घंटे किसी की जान बचाने के लिए सुनहरा अवसर था। हर एक मिनट के साथ जान जाने का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। अचानक जो लोग पहाड़ पर छानबीन कर रहे थे वो वहां से वापस जाने लगे। उनके हिसाब से वहां जिस तरह से बारिश का पानी बढ़ रहा था, वो जगह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी।
उन्होंने काफी लोगों को निकाल कर नीचे भेज दिया था और बस सर्च पार्टी के 2-3 लोग ही वहां सर्च कर रहे थे। ये देखकर संजना बुरी तरह से घबराने लगी। वो ऐसे कैसे करण को ढूंढे बिना वापस जा सकते थे? लेकिन जिस तरह से बारिश और तेज हो रही थी, वहां लैंडस्लाइड्स वापस आने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया था। एक भी लैंडस्लाइड सबकी जान को खतरे में डाल सकती थी। वैसे भी प्रकृति के सामने इंसान की कहां चलती है। संजना जानती थी कि वो करण को बचाने के लिए उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। जब सर्च टीम के सदस्य उसके पास खड़े होकर अपने औजार रख रहे थे, संजना उस मौके का फायदा उठाते हुए चुपके से पहाड़ की तरफ भागी। उसने पहले उस जगह को ध्यान से देखा था जहां सर्च पार्टी पहले ढूंढ रही थी, इसीलिए वो उस तरफ नहीं गई थी, बल्कि उसकी विपरीत दिशा में ढूंढने लगी। पहाड़ वाला रास्ता बहुत ऊबड़-खाबड़ था। जगह जगह पर गड्ढे और नुकीले पत्थर थे, जिस वजह से संजना के लिए करण को ढूंढ पाना और ज्यादा मुश्किल हो रहा था। संजना बहुत मुश्किल से कदम बढ़ाती हुई पहाड़ में बहुत आगे तक आ गई थी। उसका फैसला अटल था और चाहे बिजली गिरे या लैंडस्लाइड हो, कोई भी मुश्किल हो, उसे करण को ढूंढने से कोई नहीं रोक सकता था। जब तक वो पहाड़ के बीच में पहुंची, अचानक एक तेज आवाज आई और पूरी जमीन जोर से हिलने लगी। तेज बारिश के बावजूद संजना एक बड़ी लैंडस्लाइड के नीचे आने से बचने में कामयाब हो गई, जो उसके बिल्कुल पास से गिरी थी और उसके साथ ही बहुत सारे पेड़ भी उखड़ गए थे। पूरा जंगल तहस नहस हो चुका था। उसे पहचान पाना मुश्किल हो गया था। संजना काफी देर तक बारिश में खड़ी रही। वो इतना डर गई थी कि उसे कदम आगे बढ़ाने में भी डर लग रहा था। उसके सामने की सारी जगह बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उस जगह पर किसी का बच पाना नामुमकिन था। ये सोचते ही संजना बुरी तरह से कांपने लगी। वो सच में बहुत डर गई थी, लेकिन उसे अभी भी यकीन था कि करण जहां पर भी है बिल्कुल सही सलामत है। उसका दिल कह रहा था कि करण कहीं आसपास ही है। उसने गहरी सांस भरकर अपने आप को संभाला और आगे की तरफ ढूंढने लगी। उसने आगे बढ़ते हुए जोर से आवाज देना शुरू किया, करण, तुम कहाँ हो? अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो जवाब दो करण। कार में बैठने के बाद करण संजना के सवाल के बारे में सोचे जा रहा था जो उसने पिछली रात पूछा था। करण, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं? उसका सवाल सुनकर करण बहुत घबरा गया था। करण ऐसे कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था जिसमें संजना को खोने का डर हो, और इसीलिए उसने अगली सुबह ही वापस मुंबई जाने का फैसला लिया था, वो भी संजना के जागने से पहले। वो ऐसे जताना चाहता था जैसे उनके बीच में कुछ बात नहीं हुई हो। उन दोनों के बीच अगर किसी बात को लेकर दूरी आती है तो बेहतर होगा वो उस बात को करे ही ना। वैसे तो उस दिन मौसम ठंडा नहीं था, लेकिन कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। पिछली रात की बारिश भी अभी तक बंद नहीं हुई थी। जब उसकी टैक्सी पहाड़ी वाले रास्ते पर पहुंची तो एफएम रेडियो पर एक इमरजेंसी मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ था कि आगे लैंडस्लाइड्स हो रही है। ये सुनते ही टैक्सी ड्राइवर घबरा गया और उसने सड़क के किनारे टैक्सी रोक ली। करण की तरफ देखा। लगता है हम लोग आज इस रास्ते से नहीं जा पाएंगे। मुंबई जाने का सिर्फ यही रास्ता है, इसीलिए हमें वापस जाना होगा। करण ने भी हामी भरी और उसे वापस गाड़ी मोड़ने का इशारा किया। लैंडस्लाइड ऐसी चीज है जो पहाड़ों पर बहुत मूसलाधार बारिश होने की वजह से होती है, और उसमें बहुत बड़ी चट्टानें या पत्थर और गीली मिट्टी और पेड़ पहाड़ों से नीचे गिरने लगते हैं। इसके बारे में कोई भी पहले नहीं बता सकता कि लैंडस्लाइड कब होने वाली है। जिस तेजी से ये गिरती है और तबाही मचाती है, उसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। बहुत तेज और भारी, बस यही 2 शब्दों में इसकी ताकत का अंदाजा लग जाता है। वैसे उस एरिया में काफी दिनों से बहुत बारिश हो रही थी और उसके साथ पहाड़ों पर खुदाई का काम भी चल रहा था, लेकिन वहाँ पर लैंडस्लाइड होना कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि मुंबई जाने का सिर्फ वही एक रास्ता था। इसीलिए करण के पास मजबूरी में वापस लौटने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जब वो वापस पहुंचेगा तो संजना शायद सो रही होगी। अगर वो उसका नोट पढ़ने के बाद भी उसे वही देखेगी तो उसे लगेगा कि शायद उसके साथ वो मजाक कर रहा था। अचानक बहुत बड़े धमाके जैसी आवाजें आने लगी, जैसे वहाँ बिजली गिरी हो। ड्राइवर ने घबराकर करण की तरफ देखा। करण को खतरे का आभास होने लगा था, इसीलिए करण बहुत सतर्क होकर अपने आसपास देखकर वहाँ की स्थिति का अनुमान लगाने लगा। अचानक वो जोर से चीखा, जल्दी करो, गाड़ी फौरन वापस मोड़ो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बहुत बड़ी मात्रा में कीचड़, चट्टानें उनकी तरफ गिरने लगे थे और उनके साथ पेड़, पत्थर और जो कुछ भी हो सकता है पहाड़ों पर, वो सब नीचे आ रहा था। उस एरिया में खतरा बढ़ता ही जा रहा था।
ऊपर से इतनी सारी चीजों को गिरता देखकर ड्राइवर के होश उड़ गए। वो वहां से जान बचाकर भागना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। करण चिल्लाया, जल्दी करो, कार से बाहर निकलो और पहाड़ के ऊपर की तरफ दौड़ो। ड्राइवर के पैर डर के मारे कांप रहे थे, इसीलिए करण के पास उसे खींचकर लेके जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब वो लोग भाग रहे थे तभी एक बड़ी लैंडस्लाइड आई और अपने साथ कार को भी नीचे नदी की तरफ लेकर गई। ये बहुत ही डरावना सीन था, जिसमें एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड एक कार को पूरी तरह से पिचका कर चली गई। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि ड्राइवर अभी भी शॉक में था और बस करण के साथ भागे जा रहा था। उनके पास और भी ड्राइवर्स और पैसेंजर थे। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए नदी में कूदना बेहतर समझा और कुछ लोगों को लैंडस्लाइड ने दबा कर मार दिया। क्योंकि करण पहले स्पेशल फोर्स में था, इसीलिए उसने दूसरों की अपेक्षा जल्दी रिएक्ट किया और वो लैंडस्लाइड से बचने के तरीके भी जानता था। उनको लैंडस्लाइड वाले पहाड़ के किनारों पर तेजी से भागना था और बीच वाले हिस्से में जाने से बचना था। जब उसकी नजर पहली बार लैंडस्लाइड पर पड़ी तो उसने उसी वक्त पहाड़ की ऊंची जगह पर भागने का फैसला किया और वो अपने साथ ड्राइवर को भी लेकर गया। उसने भागते हुए आसपास के लोगों को चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, पहाड़ के ऊपर भागो, किनारे की तरफ से भागो, बीच में नहीं। वैसे तो ड्राइवर पूरे वक्त करण के साथ पहाड़ के ऊपर की तरफ भाग रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे या डर से उसका पैर लड़खड़ाया और उसका पैर किसी चीज से अटक गया, जिसके कारण वो लुढ़कता हुआ जमीन पर आ गिरा। वो घबरा कर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। करण पलटा, लेकिन तब तक वो मिट्टी के दलदल में दबता जा रहा था। उसने खुद को बचाने के लिए एक पेड़ को पकड़ लिया। करण एक सूखी जमीन देखकर उस पर खड़ा हो गया और फिर एक पेड़ से पेड़ का सहारा लेकर दूसरा हाथ ड्राइवर की तरफ बढ़ाया। वो उसे बाहर खींचना चाहता था, लेकिन ड्राइवर काफी मोटा था और इसीलिए वो दलदल में और धंसता चला गया और ऊपर से उसके हाथ भी बहुत चिकने हो रहे थे। घबराहट में वो ड्राइवर करण का हाथ नहीं पकड़ पाया और दलदल में धंसता ही चला गया। जब करण ड्राइवर को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी एक तेजी से आ रही लैंडस्लाइड से उसका पैर टकरा गया। करण ने पेड़ का सहारा लेकर खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला, लेकिन तभी उस हिस्से में हुए लैंडस्लाइड का असर उस तक भी पहुंच गया और उसे साइड में हटने का मौका भी नहीं मिला। सारा मलबा, पत्थर और पेड़ सब कुछ उसकी पीठ पर बुरी तरह से गिरने लगे और उसकी पीठ खून से लथपथ हो गई थी। करण दर्द से तड़प उठा था, लेकिन उसने पेड़ को अपनी पूरी ताकत से हक करके रखा था। खुद को नीचे गिरने से बचा लिया था। उसने अपने सामने बड़े तिरछे पड़े पेड़ को देखा। वहाँ जमीन थोड़ी धंसी हुई थी और एक छोटी सुरंग जैसी बनी हुई थी। करण अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ कूदा और उस सुरंग में लुढ़क गया। जो पेड़ उसके ऊपर था वो एक ढाल की तरह काम कर रहा था और कुछ देर तक वो उस लैंडस्लाइड से गिरने से बचा सकता था, लेकिन बाद में वो पेड़ भी लैंडस्लाइड से दबकर 2 टुकड़ों में टूट गया। लेकिन उसने अभी भी उस गड्ढे को ढक के रखा था जिसमें करण था और वो अब उसकी ढाल के साथ साथ एक स्लाइड का काम भी कर रहा था, जिस पर से सारी लैंडस्लाइड फिसल कर नीचे गिर रही थी। लेकिन पेड़ बारिश के पानी को नहीं रोक पा रहा था और लगातार बारिश के पानी और गीली मिट्टी से वो गड्ढा भरता जा रहा था। अगर ऐसा ही हो रहा था तो जल्दी ही इस मिट्टी और पानी में डूब जाएगा। करण जानता था कि सिर्फ गड्ढे में छिपकर कोई फायदा नहीं। अगर लैंडस्लाइड जल्दी बंद न हुई तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। करण पेड़ की टहनियों को तोड़कर थोड़ा सा अस्थायी आड़ बनाने की कोशिश करने लगा। वैसे तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी आड़ से गड्ढे को पानी से पूरी तरह भरने में थोड़ा वक्त लगता। बहुत देर के बाद जाकर लैंडस्लाइड गिरना बंद हुई, लेकिन वो तब तक इतना थक चुका था कि वहीं पर बेजान होकर लेट गया। जब उसको थोड़ा आराम आया तो उसे एहसास हुआ कि जिस पेड़ के गिरने से वो गड्ढा बना था वो तो बहुत भारी था और वो अकेले उस पेड़ को सरकाकर बाहर नहीं निकल सकता था। ऊपर से उसके पैर में काफी चोट लगी थी। वो बस बेबस होकर वहां लेटे हुए मदद के आने का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद उसे थोड़ी दूरी पर कारों की आवाजें सुनाई थी। वो लोग जरूर उसे बचाने के लिए आए होंगे, लेकिन उसने उन्हें आवाज नहीं दी क्योंकि वो जानता था कि वो काफी दूर है और उसकी आवाज उन्हें सुनाई नहीं देगी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई सर्च पार्टी का आदमी उसकी तरफ नहीं आया। वो आंखें बंद करके वहीं लेटा रहा। रह रहकर उसे संजना का चेहरा याद आ रहा था। उसे वो पल याद आ रहा था जब उसने उसे पहली बार देखा था। उसकी मुस्कान कितनी आकर्षक थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे लाइब्रेरी में उसके पास वो आई थी और उसने अपने प्यार का इजहार किया था। उसने सोचा कि उस दिन बारिश में वो उससे किस तरह से लिपटी थी और इतनी प्यार से उसका नाम पुकार रही थी, जैसे वो उसके बिना जी नहीं सकती।
करण, उसने पुकारा था। करण। हाँ, क्या वो कोई सपना देख रहा था? उसे सच में संजना की आवाज सुनाई दे रही थी। करण, रुको, ये सच है, ये संजना की ही आवाज है। संजना जानती थी कि वो कितनी जिद्दी है। अगर किसी को पता चले कि मना करने के बावजूद वो करण को ढूंढने के लिए अकेले पहाड़ पर चली गई है तो शायद उसे बहुत डांट पड़ेगी और शायद रेस्क्यू हेल्पर्स को उसे ढूंढने का काम भी करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त उसकी भावनाएं कोई नहीं समझ सकता था। इतनी बुरी स्थिति के बीच उसे महसूस हो रहा था कि करण कहीं आसपास ही है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसे में वो क्या करती? उसे अकेला मरने के लिए छोड़ देती? अब जब वो वहां थी तो बस ये विचार उसे रेस्क्यू हेल्पर्स के साथ पहाड़ पर जाने के लिए काफी था। वो पहले ही रेस्क्यू हेल्पर्स को देख रही थी और उसने ध्यान से देखा कि इन लोगों ने किस किस जगह पर छानबीन की थी। जब तक वो दूर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी, उसने उनके ढूंढने के तरीके को अच्छे से समझ लिया था। उसे ठीक से रास्ता ढूंढना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन रास्तों और जगहों को भूल नहीं सकती थी वो, जहाँ पर बचाव कर्मी करण को ढूंढने के लिए गए थे। तेज बारिश की वजह से वो ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रही थी और उसके फोन की टॉर्च की रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी। पहाड़ के ऊपर काफी सारे पेड़ टूट कर गिरे हुए थे, इसलिए जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। इस वजह से संजना का पैर चलते हुए कई बार टहनियों में अटका। उसके शरीर पर कोई चोट अभी तक इसीलिए नहीं आई थी क्योंकि उसने एथलीट वाला सूट पहना हुआ था और उसकी वजह से उसे चलने में बहुत आसानी हो रही थी। अचानक वहाँ पास में बिजली गिरी, जिसे देखकर संजना को बहुत तेज शॉक लगा, लेकिन उसने डर के बावजूद आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। अचानक वो फिसलकर गिर पड़ी और उसने नीचे गिरने से बचने के लिए पास में गिरा हुआ एक पेड़ पकड़ लिया। उसने वैसे तो खुद को संभाल लिया था, लेकिन उसके हाथ पैरों में काफी खरोंचें आ गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत जलन हो रही थी। गहरी सांस भरकर उसने अपने डर पर काबू किया तो उसे महसूस हुआ कि उसकी हिम्मत और बढ़ गई थी। पास की एक टहनी पर खड़ी होकर वो ऊपर की तरफ उछकी। जब उसने अपना बैलेंस वापस संभाल लिया तो उसने एक बार फिर से पुकारा, करण। वो अब पीछे नहीं हट सकती थी। वो पहले ही अपने पेरेंट्स को खो चुकी थी, अपनी बहन भी खो गई थी उसकी, और अब वो करण को नहीं खोना चाहती थी। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बिना वो जी कैसे पाएगी? लोगों को शायद लगता होगा कि ये फिल्मी बातें हैं कि कोई किसी के बिना कैसे जी सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी की ये सच्चाई थी। शायद उसे पास्ट में इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन अभी है। जब मौत सामने होती है तो सारी सच्चाई साफ साफ दिखने लगती है। करण, करण। जब वो करण का नाम चिल्लाते हुए थोड़ा और आगे बढ़ी, उसे अचानक से किसी की हल्की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी हल्की थी कि उसने सोचा कि शायद उसे वहम हुआ है। उसने नजर घुमाकर अपनी चारों तरफ देखा और फिर से तेजी से चिल्लाई, करण। थोड़ी देर में उसे जवाब मिला। आवाज बहुत हल्की और रुक रुक के आ रही थी। संजना और उस आवाज के बीच अब थोड़ी सी दूरी थी और वो आवाज बहुत भारी और थकी हुई लग रही थी, लेकिन संजना को पूरा विश्वास था कि ये करण की आवाज है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर से चिल्लाने लगी, करण, तुम हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसे याद ही नहीं था कि वो अपने साथ लाइफ डिटेक्टर लेकर आई थी। उसने फौरन उसे ऑन करके उस पर चेक किया कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। संजना चिल्लाई, करण, तुम हो ना? कहाँ हो? एक बार मुझे जवाब दो। एक पल के लिए उसे उसकी आवाज सुनाई दी, जो बहुत धीरे थी। वो बोल रहा था, जल्दबाजी मत करो, तुम वीजा की लाइन में नहीं लगी हो। थोड़ा धीरे धीरे आगे की तरफ आओ। सामने की तरफ एक बड़ा पेड़ दिखेगा जो कीचड़ और पानी की वजह से किनारे पर अटका हुआ है। उसकी आवाज सुनते ही जैसे संजना के दिल को सुकून मिल गया था। अपने फोन की टॉर्च की रोशनी में उस पेड़ को ढूंढने लगी जिसके बारे में करण ने बताया था। वहां पर बहुत सारे पेड़ गिरे हुए थे। उसने जल्दी वो पेड़ भी ढूंढ लिया। उसे उसके नीचे से आवाज सुनाई दे रही थी, मिष्टी। आवाज सुनकर उसने चैन की सांस ली। जैसे ही संजना की नजर उस पर पड़ी, मानो उसकी सारी दुनिया रुक सी गई थी। करण का पूरा शरीर दलदल में डूबता जा रहा था। उसका चेहरा पूरा कीचड़ से सना हुआ था और वो घायल भी दिख रहा था। उसके सारे कपड़े मिट्टी से गंदे हो गए थे, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया था। वो पहले जैसा ही था, बेरुखी और अकड़ वाले, जैसे उसे मरने का कोई डर ही ना हो। संजना तुरंत उसकी तरफ पहुंचकर जमीन पर बैठ गई और उसके चेहरे को छूने की कोशिश करते हुए चिल्लाई, करण। करण बोला, मैं यही हूँ। वैसे तो वो कीचड़ के दलदल में फंसा हुआ था, लेकिन फिर भी वो संजना को तसल्ली दे रहा था। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। संजना खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी, लेकिन फिर भी करण उसे हौसला देने के लिए उसे जता रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। वो उसे छेड़ता हुआ बोला, मिष्टी, तुम रोते हुए कितनी गंदी लगती हो ना। ऊपर से तुम्हारे सारे चेहरे पर मिट्टी भी लग गई है।
संजना उसकी बात से बिल्कुल नहीं चिढ़ी, बल्कि मुस्कुराती हुई बोली, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। खुश? ये शब्द उसके दिल के सुकून को बयां करने के लिए काफी नहीं था। वो खुशी से पागल हुए जा रही थी, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। करण उसे तसल्ली देते हुए बोला, डरो मत। लेकिन वो कैसे नहीं डरती? उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। संजना का हाथ पकड़कर करण ने प्यार से बोला, मेरी तरफ देखो, मुझे देख के बताओ क्या मैं ठीक लग रहा हूं या नहीं। संजना ने हामी भरते हुए कहा, हाँ। करण बोला, देखो मैंने कहा था ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब रो मत। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो सबको लगेगा मैं मर गया हूँ। संजना ये सुनकर चुप हो गई और उसने और रोने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने आंसू पोंछ लिए। जब उसने करण की तरफ देखा तो उसको देखकर लग रहा था कि वो अभी करण को पीटने लग जाएगी। तुम क्या बकवास कर रहे थे? करण बोला, मेरे जीते जी तुम्हें रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं रो नहीं रही हूँ। संजना मुस्कुराने की एक्टिंग करके बोली, लेकिन उसकी आवाज अभी भी रुआसी थी। ये उसके शौक के बाद का असर था। ये हुई ना बात? करण ने फिर पेड़ की तरफ इशारा करके कहा, हम सिर्फ इस रास्ते से निकल सकते हैं, इसीलिए आंसू और डर कोई काम नहीं आएंगे। इस वक्त मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है ताकि हम दोनों मिलकर इस पेड़ को सरका सके। संजना ने हामी भरी और पेड़ से चिपक गई। करण मुस्कुराया, इस तरह नहीं, दाईं तरफ खड़ी हो जाओ और अपनी ओर खींचो और मैं इसे यहाँ से धक्का देने की कोशिश करूंगा। संजना ने करण के निर्देशों के अनुसार पेड़ को सरकाने की कोशिश की, लेकिन वो पेड़ जरा भी नहीं हिला। अब वो क्या करेगी? ये पेड़ तो पहाड़ जैसा बड़ा था और टूट के गिरा हुआ था। वो हटाना तो दूर, इसे हिला भी नहीं पा रहे थे। उसे फिर से डर लगने लगा। अरे हाँ, उसके पास फोन था, वो मदद के लिए किसी को बुला सकती थी। जब उसने फोन निकाला तो उसे याद आया कि उस एरिया का नेटवर्क टूट चुका था और उसके फोन में कोई सिग्नल नहीं था। संजना को परेशान देखकर करण बोला, बुद्धू लड़की, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें ज्यादा खाना खाने के लिए कहता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मना कर देती हो। अगर तुम मोटी होती तो जरूर इस पेड़ को हटा पाती। संजना पहले ही पेड़ न हिला पाने की वजह से रोने वाली थी, लेकिन करण की बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगी। संजना ने उसे घूर के देखा और फिर वापस जमीन पर बैठ गई। वो सुबकते हुए बोली, देखो हम किस मुश्किल में हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे परेशान करने से बाज नहीं आ रहे हो ना। बच्चों की तरह जमीन पर मत बैठो, खड़ी हो जाओ। करण ने कड़क आवाज में कहा, तुम हो बच्चे, इतनी बारिश में मिट्टी में कौन खेलता है? खुद की शक्ल देखो और तुम मुझे बुद्धू और गंदी कहते हो। इस वक्त तुम बुद्धू और गंदे लग रहे हो। संजना बच्चों की तरह उसे मुंह चिढ़ाती हुई बोली। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? नहीं। अच्छी बात है, चलो फिर हम इस पेड़ को सरकाने की कोशिश करते हैं। उसे करण को ऐसे फंसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे ये भी डर था कि कहीं फिर से लैंडस्लाइड ना हो जाए। अचानक उसे ख्याल आया, क्या मैं गड्ढे की तरफ से मिट्टी खोदूं ताकि मैं तुम्हें बाहर खींच सकूं? नहीं, करण ने एकदम कहा, सिर्फ तुम जैसी बुद्धू के दिमाग में ऐसा आइडिया आ सकता है। वैसे संजना का आइडिया इतना बुरा नहीं था, लेकिन वो ये करती कैसे? करण नहीं चाहता था कि संजना के हाथ मिट्टी खोदने में जख्मी हो जाए। संजना मासूमियत से करण को देखती रही। वो इतने कीचड़ के दलदल में फंसा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता हो। संजना ने पूछा, फिर मैं क्या करूं? नीचे जाकर किसी को मदद के लिए बुलाकर लेकर आओ, करण ने सुझाव दिया। वैसे तो वो ठीक था और अभी बारिश भी रुक गई थी, लेकिन बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी देर में फिर से बारिश आने वाली है। नहीं, संजना को बिल्कुल याद नहीं था कि वो किस रास्ते से आई है। करण बोला, अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मानो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो किसी कीमत पर करण को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो गुस्सा करके अपनी असली डर को छिपाने की कोशिश कर रही है।